गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हमारा टॉपिक है डबल कॉलम कैश बुक और टू कॉलम कैश बुक। इसमें दो कॉलम बनेंगे अमाउंट के लिए, कैश और बैंक का। बैंक हमारा एक पर्सनल अकाउंट है, तो इस पर पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करके डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओपनिंग बैलेंस कैश का हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है, दैट्स वाई आप इसे टू बैलेंस बीडी शो करते हो। बट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम में बी डेबिट और क्रेडिट। इफ़ डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक इज़ गिवन देन आप उसे टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड में लिखते हैं। लेकिन अगर आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो आप उसे बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि वो ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव बैलेंस है। किसी फर्म या कंपनीज़ को अकाउंट में पैसे ना होते हुए भी वो बैंक से ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं, उनको ये फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, तो उसको बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। कॉन्ट्रा एंट्री बेटे वो होंगी जो बैंक और कैश दोनों पे एक साथ इम्पैक्ट डाल रही होंगी। जैसे कि आपने कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया तो बैंक का बैलेंस कम बढ़ेगा और कैश का बैलेंस कम होगा। ऐसे ही जब आप बैंक से पैसे विड्रॉ करेंगे तो बैंक का बैलेंस कम होगा और कैश का बैलेंस बढ़ेगा। तो कह रहा है व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक और व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर यूज इन ऑफिस, each such transaction affects both cash column as well as bank column, and the transaction is therefore recorded on both sides of cash book. Such entry, the double entry of which is complete in the cash book itself, are called contra entry. तो contra entry cash deposit into the bank की हो सकती है, जैसा कि आपको ये दिखा रखा है। कहता है अगर हमने कैश डिपॉजिट कराया 2000 का बैंक में और ये आपका डबल कॉलम का कैश बुक का बना के दिखा रखा है, इसमें कैश और बैंक डेबिट में भी है, कैश और बैंक क्रेडिट में भी है। तो जब आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया तो बेटे बैंक का बैलेंस बढ़ेगा और कैश का बैलेंस कम होगा, क्योंकि ये हमारी रिसिप्ट साइड होती है, ये पेमेंट साइड। तो बैंक में पैसा आ रहा है, रिसिप्ट साइड में दिखा दिया, कैश जा रहा है इसलिए बाय वाली तरफ दिखा दिया। तो जब आपने कैश में लिखा तो उसके सामने लिखेंगे बाय बैंक, और जब आपने बैंक में लिखा उसके सामने टू कैश, और दोनों तरफ जब एक ही एंट्री इम्पैक्ट डाले तो एलएफ में लिखा जाता है सी। इसका मीन्स है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। जब भी आप बैंक में डिपॉजिट कराओगे ऑलवेज आपकी ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा और कैश का बैलेंस कम हो जाएगा टू कॉलम कैश बुक के अंदर। ऐसे कह रहे हैं कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपने ऑफिस यूज के लिए बैंक से निकाले हैं तो बेटे किसका बैलेंस कम होगा और किसका बढ़ेगा? कैश का बढ़ेगा, मींस कैश तो इधर आ गया कम से, और बैंक का बैलेंस कम होगा तो बैंक वाले कॉलम में बाय वाली तरफ। अब यहाँ बैंक में लिखा है तो यहाँ पे बाय कैश, यहाँ कैश में लिखा है तो क्या लिखेंगे? टू बैंक, और ये है कॉन्ट्रा एंट्री सी बना के हम इसको दिखा देंगे। इसके अलावा कह रहा है रिसिप्ट ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। अगर आपको चेक कहीं से रिसीव होता है और आप उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा देते हो तो आप बैंक कॉलम में शो कर सकते हो। बट चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक सेम डे, तो डैट केस तो आप चेक इन हैंड की एंट्री करते थे ना, तो कैश और बैंक तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो आप इस केस में इसकी एंट्री कैश बुक के अंदर इस डेट पे नहीं करेंगे। हाँ, अगर इस चेक के बारे में क्वेश्चन में आगे कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट टाइम आप इज्यूम कर सकते हो कि ये चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया होगा, आप फिर बैंक में दिखा सकते हैं। व्हेन दिस चेक इज़ डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ये तो तब डेट थी जब चेक आया, और हम ऐसे जर्नल एंट्री तो कर देंगे लेकिन कैश बुक में नहीं दिखाएंगे। जिस डेट को ये चेक बैंक में लगाया गया होगा उस डेट पे हम क्या दिखाएंगे? बैंक कॉलम में टू चेक इन हैंड। और जब आप पेमेंट करते हो चेक की तो बाय वाली तरफ दिखाते हो। डिस्काउंट वगैरह को हम यहाँ पे इग्नोर करके चलते हैं क्योंकि डिस्काउंट का कॉलम हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 6, क्वेश्चन करेंगे, उससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। अब टू कॉलम कैश बुक है, डेबिट में भी दो कॉलम बनेंगे, कैश और बैंक के क्रेडिट में भी। ये हमारे पास अदर इन्फॉर्मेशन है। अदर इन्फॉर्मेशन रीड आउट करते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, रिसीव फ्रॉम सुरेश, रिसीव ए चेक फ्रॉम रवि और इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट करा दिया। सैलरी पेड, सुधीर को पेमेंट की। पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कैश परचेज, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश सेल एक्सेट्रा। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्वेश्चन की डिमांड है कि डबल कॉलम कैश बुक आपको बना के दिखानी है, तो ये बेटे मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ अभी डबल कॉलम कैश बुक, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। ये देखिए सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक,
ये तो हो गई हमारी सारी डेबिट साइड। फिर क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। ये आपकी डेबिट साइड और ये आपकी क्रेडिट साइड। ये आपकी रिसिप्ट साइड, ये आपकी पेमेंट साइड। तो फर्स्ट हमें क्वेश्चन में दे रखा था कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, सिर्फ इतना गिवन है 1 जन 2017 को कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये तो नहीं बोला कि बिजनेस स्टार्ट किया है, तो टू कैपिटल तो नहीं लिख सकते। हम क्या लिखेंगे बेटे इसकी जगह पे? हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है और दोनों का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और वो भी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो यहाँ पे 4000 कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का है 12000। कैश का तो ऑलवेज ही आपका डेबिट बैलेंस होगा, लेकिन बैंक का आपको ओवरड्राफ्ट कहता है या क्रेडिट कहता है, तो बैंक का बीडी फिर आप यहाँ नहीं दिखाएंगे, बैंक का बीडी आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ दिखाएंगे क्योंकि नेगेटिव बैलेंस होगा वो। तो अभी मेरे पास दोनों के पॉजिटिव बैलेंस थे, कैश का कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। सेकेंड एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो 4 जैन को आपने गुड्स बेची, टू सेल्स अकाउंट, कैश आ रहा है तो कैश वाले कॉलम में दिखा दो। कैश आ रहा है बेटे हमारा 13,200 का। अगर बैंक की कोई एंट्री होगी तो हम बैंक में दिखा देंगे। नेक्स्ट है 5th डेट रिसीव फ्रॉम सुरेश, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सुरेश क्योंकि कैश कम्स इन है सुरेश के कैश के कॉलम में। ये अमाउंट है आपकी 2500। नेक्स्ट एंट्री है 6 डेट को रिसीव ए चेक फ्रॉम रवि और इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू द बैंक। रवि से चेक मिला और उसी डेट पे बैंक में डिपॉजिट करा दिया, सेम डेट पे, तो टू रवि। अगर ये लाइन ना होती इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू द बैंक, फिर आगे हम क्वेश्चन चेक करते क्या आगे कहीं इन्फॉर्मेशन है। अगर आगे ना होती दैट केस हम मान सकते थे कि ये चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया, लेकिन अभी हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि रवि से चेक मिला और उसी डेट पे रवि का चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक कॉलम में दिखाएंगे। बैंक हमारे लिए रिसीवर हो गया 6400। इसके बाद है सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक। सैलरी पे की तो कैश गोज आउट है बेटे 7 जून बाय सैलरी अकाउंट। किसके कॉलम में? चेक से पेमेंट करी है तो बैंक कॉलम में दिखाएंगे। आपने ये सैलरी पे किया आपकी फर्म ने 7600, तो बैंक कॉलम में दिखाएंगे। चेक से पेमेंट हुई है, बैंक गिवर है। इसके बाद है पेड सुधीर बाय चेक। सुधीर को चेक से पेमेंट करी, ये भी पैसा गोज आउट है बेटे, तो बाय सुधीर, बाय सुधीर। और क्योंकि सुधीर को चेक दिया है तो कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में। आपने सुधीर को चेक दिया है 5000 का। इसके बाद है पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि कैश है या चेक है, तो हम इसको कैश मानेंगे, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस। और आपको ये दे रखा है बेटे ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1200 का, कैश कॉलम में दिखा देंगे। इसके बाद है कैश परचेज, गुड्स खरीदी, तो बाय परचेजेस अकाउंट। स्पेशली क्या भी रहा है कि कैश में परचेज किए हैं, तो कैश कॉलम में दिखाएंगे, बैंक कॉलम में नहीं। कितने का खरीदा? 8000 का। इसके बाद है कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री बेटे, कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक। जब आपने कैश बैंक में डिपॉजिट कराया तो बेटे दोनों जगह एंट्री होंगी, तो ये डेट तो पहले दोनों जगह दिखा दो, 16 जून एंड 16 जून। 16 जून को आपने बैंक में डिपॉजिट कराए हैं 10,000, बैंक में डिपॉजिट कराए हैं, तो कहाँ पैसा आए कहाँ जाए? ये हमारी रिसिप्ट साइड, ये पेमेंट साइड। बैंक में डिपॉजिट कराए हैं तो बैंक में तो आ रहा है, बैंक तो रिसीवर है, और कैश कम हो रहा है तो हम कैश में से माइनस यानी पेमेंट वाली साइड दिखाएंगे। जब आप बैंक में डिपॉजिट कराओगे तो कैश गोज आउट है तो पेमेंट वाली साइड दिखा दिया, और बैंक रिसीवर है क्योंकि कैश बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, रिसिप्ट वाली साइड दिखा दिया। और क्योंकि जब दोनों जगह अमाउंट जाती है तो एलएफ में हम लिखते हैं सी, मीन्स ये क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री है, ये है कॉन्ट्रा एंट्री। अब इसको लिखे क्या? जब मैंने यहाँ बैंक लिखा है तो बैंक के सामने क्या लिखूँ? क्योंकि टू बैंक तो आ नहीं सकता, टू कैश अकाउंट।
और अगर मैंने यहाँ कैश में लिखा है तो इसके सामने क्या लिखूँगा, बाय बैंक अकाउंट। क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री बेटे अगर आपको वैसे नॉर्मल एंट्री ध्यान हो, अगर आप बैंक में डिपॉजिट कराते थे तो आप एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट, यानी बैंक को आप डेबिट करते थे और टू कैश करते थे, बैंक को डेबिट करते थे। तो बैंक आपका डेबिट है, डेबिट में दिखा दिया, कैश आपका क्रेडिट है, क्रेडिट में दिखा दिया। तो रिवर्स का नाम लिखेंगे, कैश में बाय बैंक और बैंक में टू कैश। इसके बाद है 20th को कैश सेल, 20th जून को कैश सेल, तो टू सेल्स अकाउंट कैश कॉलम में दिखा देंगे हम। हमारी अमाउंट है 15,100, कैश कॉलम के अंदर आपने इसे पुट आउट किया। परचेज मशीनरी एंड पेमेंट बाय कैश 20th जून, बाय मशीनरी अकाउंट, आपने मशीनरी परचेज की है और पेमेंट करिए कैश में, तो कैश कॉलम में आप दिखा देंगे अमाउंट है 6800। नेक्स्ट डेट पे 21 को पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी, कह रहे ये जो मशीनरी है इसकी इरेक्शन यानी इसको लगाने में वेजेस पे की गई, तो हम वेजेस के नाम से नहीं दिखा सकते। अगर आपको ध्यान हो जर्नल एंट्री चैप्टर में मैंने आपको बताया था फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के सारे खर्चे, चाहे आपने नई खरीदी हो चाहे पुरानी, खरीदते टाइम जो एक्सपेंस होते हैं वो एसेट के नाम से आते हैं, तो ये मशीनरी के नाम से ही आएगा। तो जो आपने वेजेस पे किया आप उसे बाय वेजेस लिखेंगे तो यहाँ पे मार्क्स आपका कट जाएगा, तो आप एसेट के नाम से शो करेंगे। जो भी मशीनरी के ऊपर एक्सपेंस हुआ है उसी डेट पे जब आपने एसेट को ख़रीदा है या फिर 1-2 दिन बाद आपने चाहे पे किया हो लगाने में, तो जो मशीनरी आपने ख़रीदी है दैट टाइम कोई भी एक्सपेंस हो वो एक्सपेंस के नाम से नहीं मशीनरी के नाम से शो होगा। तो मशीनरी के ऊपर आपने वेजेस पे की थी 400 की, तो आप मशीनरी के नाम से ही इसे शो करेंगे और ये कैश में पे की गई है। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, अब फिर से कॉन्ट्रा एंट्री, कह रहे 22 जून को बैंक से निकाले और ऑफिस यूज के लिए निकाले, लेकिन ये तो नहीं बताया ना कि यूज़ क्या हुआ है। तो ऑफिस यूज़ का मतलब वो जस्ट कॉन्ट्रा एंट्री है, आपने कैश निकाला है। अब आप खुद सोचो कहाँ पैसा आएगा कहाँ जाएगा, कैश आएगा और बैंक में से जाएगा, तो आने वाली तरफ तो हम कैश में दिखाएंगे। अब तो हमने कितनी अमाउंट निकाली है बेटे, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज है 7500, तो कैश तो आ गया और बैंक में से बैलेंस कम हो गया क्योंकि बैंक में से निकाले हैं। और इनके सामने क्या लिखा जाएगा, सी, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, बोथ साइड गई हैं। और दूसरी बात, क्योंकि आपने यहाँ कैश में लिखा है तो कैश के सामने क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, और यहाँ आपने बैंक में लिखा है तो क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। अदरवाइज आप एंट्री से भी सोच सकते हैं, आपने बैंक से पैसे निकाले तो कैश कम सीन है, बिजनेस में आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट और टू बैंक, तो कैश डेबिट होगा बैंक क्रेडिट होगा। कैश को डेबिट किया और बैंक को हमने क्रेडिट किया, और इनके सामने क्या लिख दिया, सी। और अगर अमाउंट बैंक में है तो उसके सामने कैश, और अगर अमाउंट कैश में है तो उसके सामने बैंक। 22 के बाद है 23, कह रहे रिसीव अ चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक। आपने 23 जून को अनिल से एक चेक लिया, तो टू अनिल, और इमीडिएटली उसे बैंक में डिपॉजिट भी करा दिया, और ये चेक है बेटे 4600 का। नेक्स्ट डेट पे अनिल का चेक डिजोनर हो गया। डिजोनर क्या हो गया, मैंने आपको बता रखा था, डिजोनर का मीनिंग होता है चेक में कोई कमी थी जिस वजह से बैंक में ये पैसे जमा नहीं हो पाए, लेकिन हमने अपनी बुक में लिख रखा है कि जमा हो गए, तो हमें इसको हटाना है, तो रिवर्स साइड एंट्री कर देंगे। डेट है हमारी 27, और इसी के नाम से बाय अनिल के नाम से बैंक में से ये पैसे हम कट कर देंगे 4600, क्योंकि ये बुक हमारे पास है, हम ये लिखते हैं कि हमने बैंक में इतने जमा कराए, इतने बैंक से ने पेमेंट की, तो बैंक के अकॉर्डिंग हम अपनी बुक्स में एंट्री करते रहते हैं। तो जब हमने बैंक में चेक भेजा जमा कराने के लिए, हमने अपनी बुक्स में लिख दिया कि बैंक में पैसे जमा करा दिए, बट बैंक में जमा नहीं हुए तो हमें इसे माइनस भी यानी अपोजिट साइड भी दिखाना पड़ेगा। इसके बाद है 28 को परचेज एक कंप्यूटर और पेमेंट करी चेक से। आपने कंप्यूटर खरीदा है, तो कंप्यूटर के लिए प्रॉपर वर्ड क्या था, बाय ऑफिस इक्विपमेंट, बाय ऑफिस इक्विपमेंट, तो आप दिखा देंगे चेक से पेमेंट करिए, अमाउंट है 8000। चैरिटी पे की 30th जून को बाय चैरिटी, और कुछ नहीं बता रहा कैश या चेक, तो हम कैश से ही मानेंगे, कैश कॉलम में दिखा देंगे। पेड इनटू बैंक, लास्ट एंट्री है, बैंक में डिपॉजिट कराएं 12000। अब फिर से सोचो किसका बैलेंस कम होगा किसका बढ़ेगा,
बैंक में डिपॉजिट कराए तो बैंक का बढ़ा और कैश का कम हुआ, इनके सामने सी LF के कॉलम में। और अगर यहाँ कैश में लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखूँ, बाय बैंक। और अगर यहाँ बैंक में लिखा है तो यहाँ क्या लिखूँ, टू कैश अकाउंट। डेट है हमारी 31 जून, जैन था बेटे, जनवरी थी ये, मैंने सबको जून लिख दिया, तो दैट्स वाई डेट दे रखी है 31 जनवरी। ये सारी अमाउंट जनवरी की थी, हम जून में करते रहे। ठीक है, तो बेटे आप इसको बस जनवरी के अकॉर्डिंग कर लेना, बाकी हमारे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बैलेंसेस कैसे निकालेंगे वो अभी हम बुक में से देखते हैं। ये देखिए बेटे, ये क्वेश्चन था जो अभी हमने किया है। 2 कॉलम थे, कैश और बैंक, और जहाँ जहाँ दोनों साइड एंट्री हो रही थी वहाँ सी भी लिखा हुआ है कॉन्ट्रा एंट्री, और जहाँ आपने कैश में लिखा हुआ है वहाँ बाय बैंक। अगर बैंक में लिखा हुआ है तो टू कैश, ये देखिए यहाँ बैंक में लिखा टू कैश और सेम अमाउंट यहाँ लिखी थी बाय बैंक, यानी ये कॉन्ट्रा एंट्री है। इसके बाद आप इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल देखा मैंने ये बात पहले भी आपको बताई थी कि टोटल करते टाइम आप एक सिंगल लाइन लगाएंगे और वो इक्वल आमने सामने होनी चाहिए बिल्कुल। तो टोटल रिसिप्ट का टोटल किया, कैश और बैंक दोनों का, ऐसे ही पेमेंट का भी टोटल किया, कैश और बैंक दोनों का। फिर ये डबल लाइन लगाते हैं डबल कॉलम के लिए हम। अब पहले कैश को देखते हैं, कैश में से दोनों में से बड़ी अमाउंट रिसिप्ट साइड की है, तो रिसिप्ट का टोटल दोनों साइड लिखेंगे। तो रिसिप्ट में से आपने इतनी पेमेंट कर दी, बाकी जो बैलेंस बचा उसे क्या नाम दे देंगे, बैलेंस CD। ऐसे ही बैंक का भी देखते हैं, बैंक का भी टोटल रिसिप्ट साइड का बड़ा है, तो रिसिप्ट साइड का दोनों साइड लिखेंगे। यहाँ तो टैली हो ही जाएगा, यहाँ जो गैप बचेगा उसे क्या नाम देंगे, बैलेंस CD। ये तो दोनों क्वेश्चन ऐसा था कि दोनों इसका बैलेंस सेम साइड में आया, क्रेडिट साइड में। कैश का तो इस साइड निकल सकता है, लेकिन बैंक का इधर भी बैलेंस आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो आपको चेक करना होगा कि आपकी रिसिप्ट्स ज़्यादा हैं या पेमेंट ज़्यादा है बैंक के टाइम पे। तो एक का इधर बैलेंस निकल सकता है, दूसरे का इधर है। तो अभी हमारा दोनों का बैलेंस सेम साइड निकला है, और दोनों CD को हम BD करेंगे। जब ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे तो डेबिट साइड में उसे शिफ्ट कर देंगे जनवरी के बाद 1 फेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे रीड आउट करते हैं, और इसको पूरा नहीं करेंगे, जो एंट्री हमें यूनिक लगेंगी वो हम देखेंगे। जैसे पहला है कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट। पहला ही पॉइंट हमें अलग लग रहा है, क्योंकि कैश का तो पॉजिटिव बैलेंस है और ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, मतलब क्रेडिट का बैलेंस है ये। तो इसको 2 वाली तरफ, इसको बाय वाली तरफ देखते हैं। 2 बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD बैंक। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि ये क्रेडिट का बैलेंस है, और कैश का ऑलवेज आपका डेबिट का ही होता है। तो अब कैश और बैंक दोनों सेम जगह नहीं आए, कैश का इधर और बैंक का इधर, BD ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद क्या दे रखा है हमें, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो आप इसे टू सेल लिख के कैश कॉलम में दिखा देंगे। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, कैश का बैलेंस कम होगा। तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा और कैश का बैलेंस कम होगा। इधर कैश कॉलम में, इधर बैंक कॉलम में C लिख दिया। और अगर आपने बैंक में लिखा है तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे कैश लिखा है तो बाय बैंक अकाउंट। इसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम मीना, बाय मीना परचेज गुड्स फ्रॉम मीना। और जब नेम आ गया और कह रहा है गुड्स खरीदी, तो ये तो क्रेडिट परचेज होगी ना, हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, इसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी अभी। चेक इश्यू टू मीना, लेकिन मीना को जब पेमेंट करी, चेक दिया, तब तो हम एंट्री कर सकते हैं क्योंकि पेमेंट कर रहा है बैंक। तो बाय मीना लिख के बैंक कॉलम में दिखा देंगे। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बाय ड्रॉइंग, बैंक कॉलम में। सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव फ्रॉम हिम, हमने अजय को गुड्स बेची, इसकी तो कोई एंट्री हो नहीं सकती क्योंकि क्रेडिट है। और चेक मिला, अब अगर इस चेक के रिगार्डिंग आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ये मान लेंगे कि ये चेक आज की डेट में डिपॉजिट हो गया, तो हम डिपॉजिट की एंट्री कर सकते हैं। लेकिन हमें नेक्स्ट डेट पे ही दिखा रखा है कि अजय का चेक 17 को बैंक में डिपॉजिट कराया है, तो 12th डेट को आप कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, इसकी सिर्फ नॉर्मल जनरल एंट्री बनेगी। जनरल एंट्री क्या बनेगी, जब आप अजय को गुड्स बेची, चेक रिसीव हुआ, तो आप एंट्री करते हो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
क्योंकि चेक तो मिला है लेकिन चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। और जब आपने 17 को चेक यही चेक बैंक में डिपॉजिट कराया तो बैंक कॉलम में डेबिट साइड में दिखाओगे और नाम दोगे अजय नहीं दोगे, 2 चेक इन हैंड। देखते हैं 17 को, देखो 12th की कोई भी एंट्री नहीं है, 17 को लिखा है 2 चेक इन हैंड और बैंक कॉलम में दिखा रखा है। चेक नेक्स्ट डेट पे जब डिपॉजिट होगा तो वो चेक इन हैंड जाएगा, नेम की अब कोई एंट्री नहीं होगी सर। बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस बैंक कॉलम में, क्योंकि बैंक चार्जेस बैंक में से ही कटेंगे। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट काटा है तो बाय वाली तरफ बाय इंटरेस्ट बैंक कॉलम में। रिसीव कैश फ्रॉम रमेश, टू रमेश कैश कॉलम में। सुनीता लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, खुद है सुनीता जिसके लिए आप बुक्स बना रहे हो तो प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस है ये ड्राइंग के नाम से, बाय ड्राइंग, बैंक कॉलम में 15,000। इंपॉर्टेंट ये था जिसके लिए मैंने ये पूरा क्वेश्चन आपको रीड आउट कराया। कह रहे डिपॉजिट इनटू द बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 कैश इन बिजनेस। इस लाइन का क्या करना है वो हम देखते हैं। हम सारी एंट्रीज दिखा चुके हैं बेटे, 70, 50, 28 एंड 80, और ये दोनों अभी रहते हैं, इन दोनों को हम एक बार छोड़ते हैं। तो हम एक बार रफली कैश का बैलेंस निकालेंगे। 70 + 50 120, 120 + 28 148, इतना कैश आया अपने पास। इसमें से हमने कितना खर्च कर दिया, 80। तो बेटे मेरे पास बैलेंस कितना बचा हुआ होना चाहिए, 68 कैश का, सिर्फ कैश का अभी। और ये कैश के लिए मुझे क्वेश्चन में कह रहा है, कहते जो भी आपका 5,000 कैश इन हैंड आप रख सकते हो, बाकी सारा का सारा बैंक में डिपॉजिट कराना। यानी मेरे पास जो भी सरप्लस पड़ा है इसमें से मैं अपने पास सिर्फ 5,000 रख सकता हूँ। तो मेरे पास जो सरप्लस बचा, सरप्लस कितना बचा, 63, कहता है इसे बैंक में डिपॉजिट करा दो। हमने क्या किया, जितना कैश आया था और जितना गया लास्ट एंट्री को छोड़ के सरप्लस निकाल लिया। मेरे पास इतना कैश अभी भी पड़ा है। वो कहता है इसमें से आप सिर्फ 5,000 बिजनेस में रख सकते हो, बाकी आप क्या करो, बैंक में डिपॉजिट करा दो। तो बैंक में डिपॉजिट कराने की एंट्री होगी 63,000 की कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक बढ़ गया, कैश का बैलेंस कम हो गया, दोनों के सामने सी, यहाँ बैंक में लिखा तो 2 कैश, यहाँ कैश में लिखा तो बाय बैंक। अब आप बैलेंस निकालना जैसे आप पीछे निकालते थे। इसने तो सीधा किया हुआ है, आप पहले टोटल करेंगे सिंगल लाइन लगा के, फिर बैलेंस निकालेंगे और आपका ये बैलेंस वही आएगा जो आपको क्वेश्चन में बता रहा है, और आपका ये बैलेंस 5,000 ही आ रहा है। तो ये बैलेंस अपने आप निकलेगा। ये जस्ट ये कहने के लिए था कि आप इतने पैसे हाथ में रख के बाकी बैंक में डिपॉजिट करा दो और बैंक का आप नॉर्मल बैलेंस निकाल सकते हो।